हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग हिस्ट्री की एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मेरी 20वीं क्लास है हिस्ट्री का और अब तक हम लोगों ने 19 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। जो दोस्त पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका ज़्यादा नहीं 17-18 घंटे लगेगा, एक बार पूरी क्लासेस को देखते चले आओ, ठीक है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे यूपी पीसीएस में 30 क्वेश्चंस आते हैं और यूपीआरओ में लगभग 20 क्वेश्चन, कभी कभी प्लस माइनस 2 आते हैं। लेकिन हिस्ट्री यूपी पीसीएस में तो यहाँ से +10 मतलब लगभग 30-32 क्वेश्चंस रहते हैं। आपका कट ऑफ कितना जाएगा तो भैया 90 से 95, यानी 1/3 चेन में भूमिका अकेले आपकी हिस्ट्री निभाती है और 1/3 चेन में भूमिका आपकी करेंट अफेयर निभाती है। तो करेंट अफेयर तो अपने लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम नज़दीक आ जाए, करेंट अफेयर का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, फिर हर टीचर की जिम्मेदारी बनती है करेंट अफेयर कराओ, ठीक। तो वो कराएंगे। एक बार आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, रमन सर की पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। रमन सर की भी 13 क्लास खत्म हो गई है, यानी लगभग हम लोगों ने 40 क्लासेस आप देखोगे इस विषय की ले चुके हैं। जब आपकी एक विषय में मतलब एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, तो 100 क्लास खत्म होगी तो नाना में आपकी 5000 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 1-1.5 महीने और लगेंगे तो 5000। अब देखो, जब एक बार हिस्ट्री अभी कंप्लीट होगी ना तो यहाँ से चीज़ें आगे कंप्लीट करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। और स्पीड में भी जाएगा। प्रीलिम्स नज़दीक आएगा तो जो मेंस की क्लासेस हैं वो थोड़ा ब्रेक होंगी, फिर प्री की क्लासेस की संख्या 2-2 हो जाएगी, 3-3 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। पहले भैया एक होमवर्क से शुरुआत करते हैं जो कल मैंने करवाया था, देखते हैं कितने लोग का तैयार है। तो होमवर्क लिख लो पहले, जो कि आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। वो कुछ बड़ा होमवर्क नहीं है, उसमें 3 क्वेश्चंस हैं एक ही होमवर्क में। तो पहला ये कि भाई कि हमको पता है कि एंग्लो, ठीक है, मराठा वार हुआ है, ठीक। एंग्लो मराठा वार हुआ कितना, 3। पहले मराठा वार में बीसीर का ट्रीटी हो गया, दूसरा 1802 में हुआ बसिन की ट्रीटी, याद करो, और तीसरा थर्ड मराठा वार। इन तीनों मराठा वार के ड्यूरेशन में आप बताओ कि कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, ठीक है। किसके ड्यूरेशन में ये लड़ाइयाँ हुई हैं, उन ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के ऊपर बताओ भैया कि ये थे या ये थे, ओके। तो ये आपका हो गया होमवर्क। ये मैं चाहूँगा कि भैया अगर 2000 के करीब में लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2000 कमेंट आ जाए, ताकि भाई ये कॉमन सी बात है, कोई देख रहा हो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन था। नहीं पता है तो गूगल कर जाओ, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब देखो, हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन थे, 33 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे, 34 से करते हैं। क्वेश्चन में कमी भी नहीं रहे आपको, जैसे मैं गोला बना देता हूं, आपको भी ऐसे गोला बनाता है, ठीक है, नॉट मैच्ड वाले क्वेश्चन में। अब देखो, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट डफरिन के बारे में है, एक विलियम बेंटिक के बारे में है और एक नीचे लॉर्ड लिटन के बारे में स्टेटमेंट है। अब देखो, इसमें से 2 चीज तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। अवध का विलीनीकरण, यानी अवध का हमको पता है कि कुप्रशासन के आधार पर 1856 में, बैड एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे 1856 में लॉर्ड डलहौजी के ड्यूरेशन में क्या किया जाता है, इसका विलन कर लिया जाता है मुगल साम्राज्य में, ठीक है। उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, होमवर्क ये भी पढ़ा चुका हूं, कमेंट कर दो, जिसकी रिपोर्ट के बेस क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका अधिग्रहण कर लिया। हमको पता है 1801 में ही क्या हुआ था कि सहायक संधि भी अवध ने स्वीकार कर लिया था, और ये घटना कब किया है, 1856 में, और आगे रिवॉल्ट हो जा रहा है। चार्टर एक्ट 1833, ये भी मैंने, अब बताओ, जब आपको ट्रिक बता रहा था, ट्रिक की मैंने क्या किया, वीडियो कटवा के एक अलग से वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि चार्टर एक्ट 1833 से ही क्या हुआ है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है, ठीक है। तो वहां पे तो मैंने क्लियर बताया है, तो कल की क्लास स्टार्ट ही यही से हुई है, ये भी आपको हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे लॉर्ड लिटन का संबंध कह रहा है कि आंग्ल अफगान युद्ध से है, तो बिल्कुल लॉर्ड लिटन का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से है। और सही बताऊं तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के पश्चात जो वार की एक निष्क्रिय नीति हो गई थी कि भाई हम लोग वार अब नहीं करेंगे लगभग, ठीक है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पराजय होती है। वेस्टर्न एरिया तो खासतौर पे ब्रिटिशर्स ने ध्यान देना बंद कर दिया था, लेकिन लिटन आता है तो बहुत एग्रेसिवली पॉलिसी अपनाता है अफगान के प्रति, बहुत एग्रेसिव पॉलिसी। हम बताया फर्स्ट आंग्ल अफगान वार से युद्ध से लौटते वक्त सिंध विजय किया था अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए, कौन, अंग्रेजों ने, ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑकलैंड था। गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑकलैंड था। ये ऑकलैंड की एक सबसे बड़ी या किसी भी ब्रिटिश गवर्नर का सबसे बड़ी अनुपलब्धि थी, ठीक है।
सेकेंड वाला ये जो लॉर्ड लिटन है, इनका संबंध सेकेंड एंग्लो अफगान से है, वार से है, ना कि फर्स्ट। एग्रेसिव पॉलिसीज अगर आपसे पूछे कि अफगान के अगेंस्ट किसने अपनाया, तो वो लॉर्ड लिटन ही होंगे। ओके, लॉर्ड लिटन होंगे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। ठीक है, ठीक, निष्क्रियता का मतलब हो गया इनएक्टिविटी। ठीक है, कि नीति के साथ कौन जुड़ा है? चार यहाँ पे नाम है, कैनिंग का नाम, लॉरेंस, लॉर्ड मेयो और विलियम बेंटिक। तो ये सीधा फैक्ट याद करना, जॉन लॉरेंस का जो संबंध है, देखो संबंध तो वैसे एलन बरो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इन सभी लोगों का चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से है, लेकिन मेनली जो संबंध है ना वो किसका है? वो जॉन लॉरेंस का है। तो ये फैक्ट है, 1997 पेपर में क्वेश्चन बन गया था, ये सीधा याद कर लेना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब आ जाओ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज के ड्यूरेशन में क्या हुआ था? पहली बार सेंसस हुआ था। सेंसस किस अंग्रेज के ड्यूरेशन में हुआ था? चार ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पे। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, या लॉर्ड डफरिन के ड्यूरेशन में, लिटन के ड्यूरेशन में, मेयो के ड्यूरेशन में, या रिपन के ड्यूरेशन में। तो देखो इसका जो आंसर है वो मेयो है। मेयो के ड्यूरेशन में कई अच्छे काम हुए हैं, ठीक है, जो कि पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आते हैं, ये आप दिमाग में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लॉर्ड मेयो का ड्यूरेशन के बारे में लिखूं, क्या क्या हुआ है। आप फर्स्ट सेंसस देखोगे 1872 में, 1872 से प्रारंभ। ओके, तो पहला सेंसस कब हुआ है? 1872 से। नियमित तौर पे कब हुआ है? तो 1881 से नियमित तौर पे हुआ है। अब बताओ नियमित किसके ड्यूरेशन से हुआ है? 1881 के नियमित सेंसस कब हुआ है? ठीक है, ये आप बता सकते हो। मेयो के ड्यूरेशन देखोगे 1871 में, मेयो के ड्यूरेशन में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना था। पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका संबंध कब से है? 1871 से है, 1871। ये क्या? ठीक है, ओके, ठीक। तो ये भी आपके लॉर्ड मेयो के ही काल से संबंधित है। इसके बाद से इसकी हत्या, पहला ऐसा मतलब ये क्या होगा? अच्छा, ये ड्यूरेशन कब का है? 1871 के ड्यूरेशन का। हम होता है 1857 से ही क्या हो गया है? 1888 का जब डिक्लेरेशन आता है, घोषणा आता है महारानी विक्टोरिया का, जिसको कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है या किसी और के द्वारा पढ़ा जाता है इलाहाबाद में, आप कमेंट करो। वहां से वायसराय टर्म्स का यूज होता है, यानी मेयो क्या रहेगा? मेयो भारत का वायसराय रहा होगा, ना कि भारत का गवर्नर जनरल रहा होगा। तो इसकी हत्या, पहला ऐसा अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी या इतना बड़ा अंग्रेज अधिकारी जिसकी हत्या की जाती है। और हत्या भी कहाँ की जाती है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में एक पर्सनालिटी है, उसका नाम है शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी, जिसके द्वारा इनकी हत्या कर जाती है। शेर अली अफरीदी, ये हत्या कर देगा इनकी। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, इनमें से कुछ भी बन के आए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, या इंपॉर्टेंस रखता है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में होगी? बहुत आसान है आपके लिए क्वेश्चन करना, आप लोग कर जाओगे। ठीक है, ओके, बहुत आसान है आपके लिए करना, ये तो आप लोग इजीली कर जाएंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा है? ठीक है, ध्यान देना। तो भैया लगभग 7 सालों तक संबंध रहा है कैनिंग कर्जन का। ठीक है, लगभग 7 सालों तक। बेंटिक भी मुझे लग रहा है लगभग 7 सालों तक रहा है, लेकिन ऑप्शन वो नहीं था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे टर्म्स भी वायसराय लिखा था। ठीक, और बेंटिक का ड्यूरेशन वायसराय का ड्यूरेशन नहीं है, अभी आगे उसके बारे में लिखा हुआ भी है। ठीक है, आगे कहीं लिखा हुआ भी है, मैंने देखा था। तो ये अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को देखो कि आप बोलोगे सर कि कैसे, क्या सबका कार्यकाल याद करना पड़ेगा? नहीं, देखो नॉर्मली जो वायसराय का ड्यूरेशन रहा ना वो बिलो 6 ईयर है। ठीक है, नॉर्मली बिलो 6 ईयर है। कुछ वायसराय या गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिनका जो ड्यूरेशन है वो एबव या नियर अबाउट 7 ईयर है। तो वो आप दिमाग में उनका नाम रख जाओ, जहां आए नाम टिक मार देना। लॉर्ड हार्डिंग, हमको पता है लॉर्ड हार्डिंग बमकांड आप सोचो 1911 में इन्हीं के ड्यूरेशन में तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। ये 16 तक रहते हैं, तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, तृतीय दिल्ली दरबार, इसमें हमको पता है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 पार्टिसिपेट किए थे, और इनकी महारानी का नाम था मेरी नहीं,
जॉर्ज पंचम की, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम की महारानी थी, पत्नी थी, ये लोग भारत आए थे। इसी समय हार्डिंग के समय क्या हुआ था, कलकत्ता से जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था कहाँ, दिल्ली में। अब दिल्ली क्या होगी आपकी और राजधानी बन जा रही है। दिल्ली पे ऑलरेडी हमको पता है नियंत्रण 1857 में अंग्रेज पा चुके हैं। मैंने आपको बताया था कितना रुपया देके उनकी प्रॉपर्टीज़ पे हक जमाए थे, उसके लिए उनको किराया पे वहन करते थे। आपको याद आ रहा हो तो आप बताओ, ठीक है, क्योंकि पेपर में भाई आजकल क्वेश्चन कुछ भी आ जा रहा है, तो दिमाग रखना है। अब आओ हार्डिंग बम कांड से जुड़ा पर्सनालिटी, होमवर्क। हार्डिंग बम कांड की जिम्मेदारी किसने ली, कौन सा एसोसिएशन था, जब वो कौन सी पर्सनालिटी थी, कमेंट कर दो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आगे, ठीक है। मियो के बारे में जस्ट हमने पढ़ाई है, ठीक। आते हैं, अगला है स्वायत्त शासित संस्थाएं जो 1882 में किसके द्वारा लाई गई, ठीक है। तो देखो रिपन एक बहुत बढ़िया उस ड्यूरेशन का या वायसराय मतलब महत्वपूर्ण वायसराय में से एक शामिल है, तो आपका है लॉर्ड रिपन। बहुत बढ़िया काम इसके ड्यूरेशन में हुआ है, ठीक है। आपको कोई बढ़िया काम दिखे ना कि भाई किसके ड्यूरेशन में हुआ है, तो मानी चलो इसके ड्यूरेशन में हुआ है। अब देखो इसका इसी के लिए स्वायत्त शासित संस्थाओं का जो जनक माना जाता है ना, जो फादर माना जाता है, वो लॉर्ड रिपन को इसका फादर माना जाता है, ठीक है। अब आप चाहो तो पॉलिटी में यहीं से होमवर्क लिख लो। पॉलिटी में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है, ठीक है, उसको एक बार जाके आप लोग कर जाओ। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जितनी कमिटीज उससे संबंधित बनी थी, किसने द्विस्तरीय बोला, किसने त्रिस्तरीय बोला, किसने चतुस्तरीय बोला, किसने बोला ही नहीं, क्या बोला, आने का क्रम वगैरह वगैरह सब। तो कितनी रिजर्वेशन है, किस आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन दिया गया है, वुमेन्स को रिजर्वेशन कितना है, ठीक है, SC/ST को कितना रिजर्वेशन है, पहली बार कहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई, दूसरी बार कहाँ की गई, ठीक है, प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ओके। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नहीं वाला है, नहीं को मैंने हमेशा क्या बोला, गोला बना दो। अब सोचो, अभी हमने ऊपर क्या दिखा है भाई, स्थानीय जो संस्थाएं मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्वायत्त शासित जो संस्थाएं हैं, ये इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कौन बनाता है, रिपन को। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपन की जगह किसको लिख दिया है, लिटन का नाम लिख दिया है। रिपन की जगह किसका नाम लिख दिया है, लिटन का। तो भैया पहली तो बात यहीं से आंसर मिल गया, इसको काट दो, ठीक है। बाकी सहायक संधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वेलेस्ली। होमवर्क लिखो, ठीक है। सबसे पहले हमको पता कि हैदराबाद के साथ सहायक संधि की गई। अब हैदराबाद से आप होमवर्क है अवध तक लिखते जाओ, ठीक है। अवध से 1801 में किया गया था, इसके बाद से मराठा से किया गया, कब, 1802 में, ठीक। तो बीच के जो हैं उनका नाम आप बताओ अरेंज करते हुए। ये फिर से होमवर्क, ये क्या हो जा रहा है बार-बार, ओके, एक सेकेंड, हाँ 1802 में। तो ये काम आपको कर लेना है, ये होमवर्क फिर लिख रहा हूँ। होमवर्क को बहुत सीरियस लेना भाई, जो पढ़ा चुका हूँ या जो आगे आने वाला वही होमवर्क देता हूँ, और कुछ ऐसा बकवास का होमवर्क नहीं रहता मेरा। आगे आइए, 4 पर्सनालिटीज का नाम है, क्लाइव, वेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ और कर्जन। बताना है भैया क्या आंसर है। अब देखो कर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्जन को हम लोग बंगाल विभाजन के तौर पे 1905 में, ठीक है, असैनिक नियम के तहत बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल एक बड़ा बेल्ट था, आज का असम, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार और कुछ उड़ीसा का पार्ट, असम का पार्ट इसमें लगता था, ठीक है। लेकिन धार्मिक कारणों से क्या हुआ, बंगाल का विभाजन किया गया। हालांकि कर्जन कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से मैंने इसका विभाजन किया। बाद में हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रोक दिया जाएगा, ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। अब बताओ भारत, अब यहाँ पे फिर एक होमवर्क लो, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, किया गया। चलो आंसर बता दो। दूसरा एक और होमवर्क लोग कल पढ़ा है, सिक्किम का विलय कब और किसके द्वारा किया गया, कब और किसके द्वारा किया गया। ओके, ये बताइए आप लोग।
आ जाओ। तो भैया हम लोग कर्जन को इजीली किससे मिला सकते हैं, बी से मिला सकते हैं। तो अब चार का बी का चार कहाँ पे है, 4 में बी देखो 2 जगह पे है। आंसर तो भी मिला नहीं, लेकिन 50-50 कट गया, 50-50 क्या हुआ, कट गया। अब आगे पढ़ो। बंगाल में दोहरा शासन, बंगाल में दोहरे शासन का संबंध कब से है, 1765, 1765 से बंगाल के दोहरे शासन का संबंध है 1765 में। हमको बताया कि इलाहाबाद की ट्रीटी याद करो, ठीक, और बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई थी। क्लाइव को पुनर्आगमन कराया गया था 22 अक्टूबर 1765, अगर मैं एग्जैक्ट डेट भी सही हो तो, या 22 अक्टूबर शायद बक्सर हुआ था, ठीक है, कुछ तो 22 अक्टूबर है इंपॉर्टेंट। अब देखो, हालांकि इतना फैक्ट नहीं भी रहेगा तो कोई बात है। तो हम लोग क्लाइव का कर सकते, 2 टाइम भारत आया था, 2 बार भारत बंगाल का गवर्नर रहा है, भारत का गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर रहा है 1765। ओके, ए का क्या हो गया, सी का 1 हो गया, 1 का सी यहाँ पे है और यहाँ पे है, आंसर्स क्या मिल गए, मिल गया। अब सोचो 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, यानी बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। बेंटिक का संबंध किससे है, अंग्रेजी शिक्षा से हो गया। और चार्ल्स मेटकाफ का हो गया प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, ठीक है। अब यही कल को आपको क्वेश्चन क्या देगा, होमवर्क लिख जाओ, यही लिख देगा, इसको कालानुक्रम में अरेंज करें। क्या देगा, बंगाल में दोहरा शासन, बंग विभाजन, और अगला स्टेटमेंट दे देगा मेटकाफ द्वारा प्रेस पर से प्रतिबंध का हटाना, और ठीक है, अगला अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा, इसमें हमको पता है 1813 में क्या हुआ था, 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च किए गए थे, ठीक है, कि भाई हम खर्च करेंगे। लेकिन आंग्ल प्राच्य विवाद होता है, लगभग 20 सालों तक विवाद चलता है। बाद में कमेटी बनाई जाती है कि भैया बताओ कि किस मीडियम में, किस माध्यम से कमेटी बनाई जाती है कि हम शिक्षा प्रदान करेंगे। उस कमेटी का चाहो तो नाम बता सकते हो, ठीक है। तो ये आंग्ल प्राच्य विवाद की एक जनक बन जाएगी। मैकाले बाद में अंग्रेजी मीडियम कराने में जुट जाता है। प्राच्य शिक्षा से कौन संबंधित थे, अब एक देखो, एक स्टेटमेंट है, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो था वो मैकाले का स्टेटमेंट था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में मैकाले के द्वारा दिया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस सिस्टम का हिस्सा है, उस सिस्टम का पार्ट है जहां सब कुछ क्या है, असंगति है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद से फिर बंगाल का विभाजन अभी जस्ट हम लोगों ने किया है, तो भाई बंगाल का विभाजन तो कोई दिक्कत है नहीं। किससे बंगाल के विभाजन को जोड़ा जाए, तो लॉर्ड कर्जन भी ध्यान दो, लगभग लंबे ड्यूरेशन तक कर्जन रहा है। 1899 में ये आता है, ओके, और 1906 तक कर्जन रहता है, 1906 तक कर्जन रहता है। यानी कर्जन का ड्यूरेशन कितने सालों तक है, लगभग 7 सालों तक कर्जन भी भारत का वायसराय रहता है, लगभग 7 साल तक, ओके, ये भी रहता है। तो अब क्या हुआ, आपका सी का 4 हो गया या 4 का सी हो गया, तो 4 का सी 2 जगह पे है। अभी तो भाई आंसर नहीं मिला, लेकिन 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट के 2 काट दीजिए आप लोग। इसी पैटर्न पे आपको मैथ्स कॉलम के क्वेश्चन कभी भी करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है, आ जाओ, सती प्रथा का निषेध किसने किया, ठीक है। व्यपगत का सिद्धांत, चलो कुछ नहीं पता होगा तो व्यपगत का सिद्धांत तो आपको बताई होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी का डी का 1 हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या किया गया था, सिक्किम का विलय किया गया था, ठीक है। व्यपगत की नीति से जो शिकार राज्य हैं उनका, आप चाहो व्यपगत की नीति के शिकार राज्यों का नाम बताओ, ओके। बाद में इसे व्यपगत की नीति को खत्म किया जाएगा 1858 के महारानी विक्टोरिया के डिक्लेरेशन से, कि भाई अब आप गोद ले सकते हो बच्चों को। झांसी की रानी, हमको पता है कि सबसे ज़्यादा विरोध जिसने किया था इस नीति का, वो झांसी की रानी किया था। झांसी की रानी ने इस नीति का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, ठीक है। झांसी की रानी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बनारस में हुआ था, ठीक है, बनारस में इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं, आंसर तो भैया हमको मिल गया, आंसर तो क्या हुआ कि भैया नहीं, अभी भी नहीं मिला, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी भी नहीं मिला आंसर। अब देखो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब दो अच्छा, स्वायत्त शासन भी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, तो भैया हमको स्वायत्त शासन भी टिक करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 का बी, 2 का बी, एक सेकेंड, सॉरी, स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन की ड्यूरेशन का है ना, ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई है,
ठीक है, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक ने बैन किया, क्या बैन किया? तो बेंटिक ने सती प्रथा कंसर्न। इसी तरह से आपका आता है कि भैया ठीक है, एलन बरो ने, लॉर्ड एलन बरो ने, आप बताओ कि किस चीज पे निषेध की? सती प्रथा का निषेध जिस एक्ट के तहत हुआ वो किस ईयर इसका चाहो तो आप लिख दो, किस ईयर में इसको बैन किया गया। अब देखो जितना आपसे एग्जांपल पूछा हूं डलहौजी के विपक्त का, तो देखो यहाँ पे लिखा है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी, नागपुर का विलय कर ली गई। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करो। 1829 में हमको बताया सती प्रथा का 1829 की धारा 17 के नियम तहत, ठीक है, देखो 17वें अधिनियम के नियम के तहत क्या किया? सती प्रथा को बैन किया गया। ठीक है, आते हम लोग करा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं को हमेशा ब्लॉक करो। PYQs लगाने का तो कोई यही फायदा है, आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चलता है। नहीं है। अब आप क्या है कह रहा है? कह रहा है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिसकी ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तय की। ठीक है, चलो अभी मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के आगे बढ़ो। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का सिर्फ क्लाइव आता है। भाई क्लाइव हमको बताया 2 टाइम आता है, जो सेकेंड टाइम आता है वो 1665 में आता है। तो वो तो अभी व्यापारिक कंपनी है, कंपनी ने बंगाल का ही पूरा अधिग्रहण नहीं किया। अब बताओ बंगाल में द्वैध शासन कब लगता है? सुधार उधार तो तब करेगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो तो कह रहा है कि क्वेश्चन मुझे कौन सही नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का असैनिक और सैनिक सुधार करने का से क्लाइव हो जाता है। ठीक, तो क्लाइव उस समय तक मतलब बंगाल में देखो बक्सर का जब लड़ाई प्लासी का लड़ाई होता है तो बंगाल पे कैप्चर नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक सैद्धांतिक विजय की लड़ाई नहीं थी। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि 1765 की बात है तो उसके तहत क्या होता है, इलाहाबाद की संधि के तहत कि 3 जगहों की दीवानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इंडायरेक्टली उसमें क्लाइव रहता है तो क्लाइव पाया जाता है। ठीक है, उस बेल्ट पे अब देखो बेल्ट ही ऐसा पाया जहां पे भाई कि लोग हैं, रुपया है, तो सुधार करेगा खूब। आगे क्या कह रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सबसे बड़े प्रशासनिक ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है कि अगला, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, मतलब उन शासकों में शामिल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट, लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। विलियम बेंटिक का अगर आप ड्यूरेशन देखो विलियम बेंटिक को नॉर्मली हम लोग सामाजिक सुधारों का दौर बोलते हैं। जैसे इस ड्यूरेशन में आप सती प्रथा हो, बालिका जो वध प्रथा चलता था, या शिशुवध में क्या था, बच्चियां होती थी उनका वध करता था, तो शिशुवध प्रथा हो उसका समाप्त किया। ठगी प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के ड्यूरेशन में हुआ। तो सामाजिक काम क्या ना इनके ड्यूरेशन में बहुत हुए हैं। ठीक है, किसके ड्यूरेशन में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में आपको दिमाग होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में लोग पढ़े हैं, जब कल की क्लासेस स्टार्ट हुई उसमें बढ़िया से समझे। ठीक है, तो यानी सोशल रिफॉर्म आप देखोगे इनके दौर में बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, हाँ कुछ लड़ाइयां वो बची हुई लड़ाइयां थी, जैसे मैसूर का जो अधिग्रहण, मैसूर का अधिग्रहण इन्हीं के ड्यूरेशन होता है। तो अब सोचो भाई मैसूर की लड़ाइयां तो कोई और लड़ रहा है, पूरी मैसूर क्या हो रहा है, मैसूर कमजोर बन चुका है। थर्ड वार में सोचो ना कि सेकेंड के वजह से थर्ड भी हार गए टीपू, चौथा भी हार, चौथे में तो मार भी दिए जाते हैं, उनके बच्चों को गिरवी रख लिया जाता है, तो मैसूर कमजोर बन चुका था। तो अब मैसूर को एक्चुअली बेंटिक ने नहीं शामिल करा है, मैसूर ब्रिटिश प्रशासन में शामिल होने की स्थिति पे पहले से आ चुका था, बस उसको थपड़ा मार के लेके आना था अपनी तरफ। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलोगे, इधर आओ, ऑलरेडी उसको कमजोर पहले लोगों ने कर दिया था। ठीक है, तो मैसूर का अधिग्रहण इसका ड्यूरेशन हुआ, कुछ और छोटे छोटे जैसे कुर्ग का, ठीक है, कछार का, छोटे छोटे एरियाज का अधिग्रहण हुआ है। लेकिन युद्धों की नीति पे स्पेशली विलियम बेंटिक ने काम नहीं किया, यानी बड़े क्षेत्रों को विजित करके ब्रिटिश साम्राज्य में संग्रहित करना, मिलाने का काम विलियम बेंटिक का नहीं था। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखो बेंटिक जिस ड्यूरेशन में आ रहा है ना, अब थोड़ा सा स्थिति क्या है ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटेन की, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जा रहा है, तो यहाँ पे कई सारे सुधार किए जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जा रहे हैं भारत में, उनके अगेंस्ट मतलब सॉरी उनके पक्ष में, ब्रिटिशर्स के पक्ष में, ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में नहीं, ब्रिटिशर्स के पक्ष में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कई सारे व्यापारिक वर्ग का जन्म दिया। अब वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भारत में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? ठीक, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, ठीक है, सी लॉर्ड कर्जन और डी आपका गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक सेकंड का मुझे थोड़ा पॉज देना, आप लोग थोड़ा पानी पीना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ए नंबर ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम लिखा है, बी में वेलेस्ली का नाम लिखा है, सी में कर्जन का नाम लिखा है और डी में आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम लिखा है। आपको मैंने इसके पहले एक स्टेटमेंट जब मेयो पढ़ा था तो पढ़ाया है, भाई मेयो के ड्यूरेशन में क्या हुआ था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। पुरातत्व, क्योंकि पुरातत्व से संबंधित चीज़ें जो है मिलना स्टार्ट हो गई थी, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना था मेयो के ड्यूरेशन में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, ASI की स्थापना, भारतीय पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण यानी सर्वे, ASI की स्थापना कभी, तो ये स्थापना हुई है क्लाइव के ड्यूरेशन में, 1905 के करीब में इसकी स्थापना हुई है। और ये आपका स्टेटमेंट किसका है, मेयो का। ओके, ये ड्यूरेशन मेयो का है। अब यहाँ पे क्या है, कर्जन, तो ये किसका मतलब है, क्लाइव लिख दिया हूँ, कर्जन है। क्लाइव तो 1765 में था ना, ये इन सबका नाम मैच करते हैं यार, क्लाइव, कर्जन, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, मतलब एक ही नाम, ये थोड़ा सा परेशान करता है, कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर के ड्यूरेशन में है? एंशियंट मोन्यूमेंट, ठीक है, के संरक्षण से संबंधित जो एक्ट है वो किसके ड्यूरेशन में आता है? भाई ये कर्जन के ड्यूरेशन में आया हुआ एक्ट है। आगे, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? भाई औरंगजेब भी किसी की नहीं सुनता था, ठीक है, कर्जन भी किसी की नहीं सुनता था, जनहित से बात ही नहीं करता था। बैंक भंग आंदोलन को देखो तो GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब बताओ ये नरम दलीय नेता थे या ये गरम दलीय थे? ठीक है, अगला, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के ड्यूरेशन में करा है। तो बंग भंग आंदोलन देखो, ठीक है, बंग भंग आंदोलन समझ जाओ कि हाँ भैया ठीक है, बिल्कुल पुनर्गठन का डिसीजन तो लिया ही होगा। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ी भारतीयों के द्वारा मांग भी की जा रही थी कि बंगाल को अलग करो, लेकिन बंगाल को अलग, बंगाल से पूर्वी बंगाल, असम, इन कुछ एरियाज को अलग करने की बात भारतीय भी कर रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से। और इसने डिवाइड ऐसा किया ना कि वो रिलीजियस बन गया, एक जगह मुसलमान अल्पसंख्यक बन गए, एक जगह हिंदू अल्पसंख्यक बन गया, एक जगह बंगाली अल्पसंख्यक बन गई, एक जगह हिंदी अल्पसंख्यक बन गई। ये डिवीजन कर दिया इन्होंने, ठीक है। यानी फूट डालो राज करो की नीति का पूर्णतः लाभ लिया कर्जन ने। इसी के लिए पेपर में बार क्वेश्चन आया था कि फूट डालो राज करो की नीति से संबंध किसका है, उसमें 2 स्टेटमेंट था। अब मार्ले मिंटो और रिफॉर्म को भी समझ रहे होंगे, ठीक है, उनमें भी एक पर्सनालिटी का नाम है जिसमें जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फूट डालो राज करो की नीति का जनक बोलते हैं, और कर्जन ने भी इस स्टेटमेंट का फॉलो किया। तो इसी के लिए वो ऑप्शन डाउटफुल हो गया था कि किसने यूज किया, कर्जन ने भी यूज किया, उन्होंने भी यूज किया है। आप बताओ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मार्ले मिंटो में मार्ले की बात या मिंटो की बात, और कौन सचिव था और कौन वायसराय था, ये भी कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका भाई जो मैं आपसे पूछा हूं, फूट डालो राज करो की नीति। देखो कर्जन का नाम भी है और मिंटो का भी नाम है, लॉर्ड मिंटो का भी नाम है। अब बताओ मिंटो वायसराय थे या फिर भारत सचिव थे? भारत सचिव का पद हमको पता है बहुत बड़ा पद होता था, 1858 के डिक्लेरेशन से इस पोस्ट का निर्माण किया गया। ये कभी भारत में नहीं आते थे, पेमेंट ये भारत से लेते थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ये इजी है। एकमात्र यहूदी, आप देखोगे जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है? 1919 से नहीं, 1 अगस्त 1920 से ये स्टार्ट हुआ है। बाद में होता कि 1922 में ये ब्रेक हो गया है, फेब 1922 में क्या हुआ है, ब्रेक हो गया है। क्यों? चौरी चौरा मूवमेंट हो रहा था। इस ड्यूरेशन में कौन था? तो रीडिंग, चौरी चौरा की जो पूरी घटना थी वो रीडिंग के ड्यूरेशन की घटना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देखो पहले ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी, तो व्यापार के लिए कुछ भी कर देती।
बाद में 1813 से रेगुलेट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर किया गया, लेकिन भारतीयों को मजबूत नहीं बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करने का रीज़न क्या था कि यूके में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आईआर यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, उसको संरक्षण प्रदान करना था, उसके पक्ष में पॉलिसीज बनाना था, ठीक है। और भारत में मतलब इस लैंड रिफॉर्म, अच्छा इतना ही नहीं, इनके द्वारा आर्थिक नीतियों में आप इनकी जो लैंड रिफॉर्म की नीतियां हैं देखोगे, जो सबसे ज़्यादा फेमिन्स आए हैं वो जब ये लैंड रिफॉर्म करते हैं तब आता है। यानी इनके लैंड रिफॉर्म में खामियां मौजूद थी, हमारे थे नहीं, थे तो विदेशी, तो उन्हीं खामियों की वजह से सुधार श्राप में बदल गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कराए, जैसे यहाँ पे एक नाम दे रहा अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को हम लोग इस्तेमरारी बंदोबस्त या इस्तेमरारी सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो कार्नवालिस, यहाँ पे लिखा ना पर्सनालिटी का नाम, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1793। 1793 में ही कार्नवालिस संहिता भी आती है, 1793 में ही। ये पूरे भूभाग के लगभग 19%, मतलब ब्रिटिश जो एरिया था, ब्रिटिश जो भारत था, ब्रिटिश एरिया के, ब्रिटिश इंडिया के 19% एरिया पे था, ठीक है। इस सेटलमेंट को लागू किया था। नॉर्मली नॉर्दर्न इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर भारत, ठीक है, वाराणसी में भी ये योजना लागू थी। ओके, ये हो गया आपका। जॉन सोर के बारे में देखोगे कि कोई भी बड़ी लड़ाई इसके ड्यूरेशन में नहीं हुई है, कोई भी बड़ी लड़ाई, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, बाकी यहां पे देखो लिखा हुआ है कि इसमें लगान सिस्टम ऐसा था कि 10/11 भाग आपको कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग जो जमींदार की नियुक्ति की गई है उसको लिया जाता था। परमानेंट सेटलमेंट था तो सेटलमेंट के जो पॉलिसीज थे वो चेंज नहीं होते थे, वो हमेशा के लिए फिक्स थे, ठीक है। तो यानी अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा तो जमींदार को बहुत फायदा मिलेगा, जमींदार चाहेगा तो लैंड में रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, जमींदार अच्छा नहीं होगा तो लैंड रिफॉर्म नहीं करेगा, और होता यही है, ठीक है। सूर्यास्त कानून, आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि भैया सूर्यास्त कानून का संबंध किस सेटलमेंट से, तो सूर्यास्त कानून का भी संबंध आपके इसी सेटलमेंट से। आगे कह रहा है सर टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो के बारे में आपसे मैंने पूछा था कि मद्रास के कब तक, किस साल से किस साल तक, 1820 से 27 तक ये गवर्नर रहे हैं। अब बताइए ये स्टेटमेंट मेरा सही है कि नहीं। टॉमस मुनरो को भू राजस्व, किस भू राजस्व सेटलमेंट से संबंधित थे, किस लैंड और रेवेन्यू सेटलमेंट से संबंधित थे। अस्थायी बंदोबस्त तो हमने देखा कि इससे संबंध कार्नवालिस का था, ठीक है, ये कार्नवालिस का संबंध था। रैयत मतलब होता है, रैयत मतलब किसान होता है, ठीक है। तो किसानों से डायरेक्टली किसने सेटलमेंट किया, तो साउदर्न इंडिया में देखोगे बहुत ज़्यादा किसान उसान रहते नहीं है, ठीक है, मतलब सॉरी जमींदार रहते नहीं है, डायरेक्ट किसान रहते हैं, वहाँ पे बोलबाला किसान होता है। 51% एरियाज पे, ब्रिटिश इंडिया के एरियाज पे आप देखोगे ये सेटलमेंट लागू था, यानी सबसे ज़्यादा एरियाज पे कौन लागू था, आपका रैयत वाली सेटलमेंट। महाल का मतलब क्या था, ग्रुप्स ऑफ विलेज होता है, ठीक है। तो रैयत जो वाली सेटलमेंट है इससे आपका संबंध है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड, इन दोनों लोग का संबंध क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे कि रैयत वाली बंदोबस्त को कहाँ लागू किया जाएगा, तो 12 महल जिले में, तमिलनाडु का जिला है, 12 महल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, वहाँ इसको लागू किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखोगे इसी तरीके से बचे एरियाज में क्या करेंगे, ये महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू करेंगे। यानी इंग्लिशर्स ने क्या किया था कि लैंड रेवेन्यू की कई सारी पॉलिसीज या कई सारी नीतियां लेके आई थी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग लैंड्स के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग भूभाग के लिए लैंड रेवेन्यू की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो अभी हमने परमानेंट सेटलमेंट देखा, अभी हमने रैयत वाली सेटलमेंट देखा, अभी हमने महल वाली सेटलमेंट देखा। तो 3 सेटलमेंट्स तो थी, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है। अब देखो परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों से समझौता कर रहे हैं, सूर्यास्त कानून आ रहा तो दूसरे जमींदार आ जा रहे हैं, किसान मजदूर बन जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। रैयत वाले में क्या है, रैयतों से डायरेक्ट वो कर रहे हैं, नहीं देने पे लैंड ले ले रहे हैं। महलवाड़ी में क्या है, जो महल का मुखिया होता था उसका काम होता था लैंड रेवेन्यू देना। तो ये क्या कर रहे हैं, कई सारे ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स, किसानों में भी कई सारे ग्रुप्स बना के तैयार करते रहे, ठीक है। इस सेटलमेंट की क्या विशेषता थी, इसका ये निगेटिव पॉइंट्स था। तो ये स्टेटमेंट सही है, अर्थात कथन कारण की व्याख्या भी करता है, ठीक है, कथन कारण की व्याख्या करता है।
असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भैया 1839 1839 में असम में। उस देखो एक्चुअली 5 लाख की पूंजी के साथ ये कंपनी स्टार्ट की थी। इंग्लैंड में किस कंपनी स्थापित थी 5 लाख की पूंजी के साथ? उसका मुख्यालय यहाँ पे, हेडक्वार्टर यहाँ पे खोला गया था। एक द असम कंपनी भारत की सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, मर्चेंट कंपनी है, व्यापार चाय व्यापारी कंपनी है। आज भी प्रेजेंट में भी द असम कंपनी मौजूद है। अब देखो जजमानी, बाराबुरुटे, अडाडे। देखो अडाडे क्या ना, कर्नाटक में स्थित एक व्यवस्था है जिसमें पुरोहित को कुछ क्या किया जाता था, पुरोहित को कुछ दिया जाता था, कुछ दान दिया जाता था, ठीक है। तो अडाडे आज भी आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो अडाडे पहले कर्नाटका में मिलाओ। बाराबुरुटे सेवा करने की एक व्यवस्था थी विलेजर्स में, मतलब ग्रामीण एरियाज में जो सेवा करते थे उनको शायद बारह कहते थे, ठीक है, शायद नहीं कहते थे, ठीक है। और बदले में जो दिया जाता था शायद वो बलूट था, एकदम मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो हूँ, लेकिन ये क्लियर है कि इसी से संबंधित ही व्यवस्था थी ये। अच्छा तमिलनाडु मिलाते हूँ, महाराष्ट्र से संबंधित व्यवस्था थी ये। अब आंसर्स मिलाओ आप लोग, बी का 3 और डी का 2, पहले यही मिलाओ, इसलिए आंसर मिल गया। बाकी व्यवस्थाएं कहाँ पे प्रचलित थी? जजमानी सिस्टम, आपको जजमान हम लोग सुनते ही हैं नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। अब मिरासी आपका हो गया तमिलनाडु में। मिरासी कैसी व्यवस्था है, कहाँ पे लागू थी? तमिलनाडु में लागू थी। देखो कर केंद्रीय राजस्व का कितना % आर्मी पे एक्सपेंडिचर होता था? तो ये 40%, 40% पार्ट ये लोग अपने आर्मी पे खत्म करते थे। तो सोचो वेलफेयर प्रोग्राम पे क्या खत्म करेंगे? कुछ भी नहीं खत्म करेंगे। तो यानी जन कल्याणकारी सरकार नहीं थी। अंग्रेजों के शासनकाल में किसने आर्थिक दोहन की थ्योरी किसने दी? डंगा, ठीक है। तो देखो जो ब्रेन ड्रेन थ्योरी थी वो दिया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम देखो क्या लिखा है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इन सभी बुक्स के माध्यम से आर्थिक दोहन को समझाया। आर्थिक दोहन मतलब कि कैसे इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उसका दोहन यूके के पक्ष में किया जा रहा है। यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ भेज दी जा रही हैं और तैयार माल को यहाँ भेजा जा रहा है, तो जो 50 रुपया वो भी लेके चला जा रहा है। पहले ये लोग बुलियंस लेके आते थे भारत से व्यापार करने के लिए, सामान करने के लिए, ठीक है, बुलियन लेके आते थे, लेकिन अब नहीं लेके आते थे। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन स्थिति में था, तो बिल्कुल सही बात है। बहुत रेगुलेट इन्होंने किया, लेकिन फिर भी व्यापार संतुलन की स्थिति थी। यहाँ की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हो जाता है ना, जब वहाँ पे कंपनी से मतलब कपड़े बनने, मशीन से कपड़े बनने स्टार्ट होते हैं, तब भी भारतीय बुनकरों के कपड़े वहाँ के बाजारों में खूब चलते थे। इन्होंने रेगुलेट किया, भारतीय कपड़ों के पहनने पे प्रतिबंध लगाया। आप चाहो तो उस एक्ट का नाम कमेंट करो कि भारतीय कपड़ों के लगाने पे प्रतिबंध लगाने, जिस एक्ट के तहत इन्होंने लगाया था उस एक्ट का नाम क्या था? व्यापार संतुलन था। यानी धन की निकासी का जो स्वरूप था वो अप्रतिफलित था। लेकिन बाद में क्या करेंगे, ये जब 1813 खासतौर पर 1833 से घटना 13 के बाद से और 33 के बाद से तो बहुत ज़्यादा घटना देखने को मिल जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और छूट दिया जाएगा कि आप लोग व्यापार करो भारत से सबको। तो जो मुक्त व्यापार की नीति लेके आते हैं उसने बेसिकली क्या किया, यहाँ के बुनकरों को समाप्त कर दिया और फाइनली हम लोग व्यापार घाटे की स्थिति में जाना स्टार्ट कर गए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अगला है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब लिखी गई? तो 1901 1901 में, ठीक है, 1901 की ये घटना है, ठीक है। एक फोन आ गया था इसलिए पॉज करना पड़ा मुझे क्लास, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 2017 यूपी पीसीएस मेंस में बन गया था, अंतिम ऑब्जेक्टिव मेंस का इरा है ये। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बताना है, ये स्टेटमेंट क्या सही है क्या नहीं सही है। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। 1813 का वो ड्यूरेशन है जब कंपनी पे प्रतिबंध लगाया जाता है। चाय और चीन को छोड़कर, चीनी नहीं, चाय और चीन को छोड़कर सभी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त। भारत का मार्केट अब ओपन कर दिया जाता है सभी ब्रिटिश उद्योगपतियों को लेकर, आओ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है। ये घटना है। 33 आते आते चाय और चीन पे जो एकाधिकार बना था वो एकाधिकार भी कंपनी का समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कंपनी अब पूर्णतः एक पॉलिटिकल कंपनी बन जाएगी, अब यह एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे खत्म हो जाएगी। इसका आंसर अब आप लोग को बताओगे क्या सही है क्या गलत है।
1857 1857 की क्रांति। अब देखो इसमें बहुत कितना क्वेश्चन है, ठीक है। 1857 को हम लोग नेक्स्ट एक अलग सी क्लास ही ले लेते हैं, मजा आएगा मतलब उसको, क्योंकि अब मैक्सिमम वाला आपकी 40 मिनट की 10 मिनट क्लास होने वाला है, तो बीच में 1857 ब्रेक हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा 1857 समझा देता हूँ, बट मैं इसके ऑप्शंस को कराऊंगा आपको आने वाले ड्यूरेशन में, मतलब कल की क्लास में, ठीक है। अच्छा 1857 में देखो क्या आता है, नॉर्मली क्या बनता है, हमको पता है 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हुई थी तो कुछ कारण होगा। तो कारण क्या था, अंग्रेजों की नीतियां कारण थी। तो इसमें अंग्रेजों की नीतियां, उन नीतियों के ऊपर क्वेश्चन बना होगा जो कारण बनी है, ठीक है। पहला चीज, विद्रोह हुआ है तो पेपर में इवेंट, घटना पे क्वेश्चन आता है। तो भैया हो सकता हो कि मंगल पांडे ने, हमको पता है मार्च में इसको स्टार्ट किया था, तो मंगल पांडे की घटना से संबंधित क्वेश्चन बने। मेरठ में फिर विद्रोह स्टार्ट हुआ, दिल्ली पहुंचा, कैसे कानपुर, लखनऊ पहुंचा, कैसे कानपुर पहुंचा, तो जैसे से प्रसार हो रहा है जिन एरियाज में, उनका ऑर्डर पूछ सकता है पेपर में क्वेश्चन, या पूछा होगा क्वेश्चन। सोचो जिसमें क्वेश्चन बना होगा, इनसे संबंधित कुछ लीडर्स होंगे, उन लीडर का नाम पूछा होगा, ठीक है, उन लीडर्स का नाम पूछा होगा। ये किस टाइप का विद्रोह था, ये आर्मी विद्रोह था, ये रिलीजियस विद्रोह था, ठीक है, ये नेशनल मूवमेंट था, क्या था, इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स आए होंगे। 1857 के ऊपर कुछ बुक्स लिखी गई हैं, उन बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब जाहिर सी बात है कुछ शासकों ने 1857 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी, ठीक है, उनके ऊपर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंधिया, होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, कश्मीर के राजा, ये सब अंग्रेजों के साथ से लड़े, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और एक लास्ट में इनके परिणाम पे क्वेश्चन बन सकता है। परिणाम क्या रहा, परिणाम 1858 का डिक्लेरेशन, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा जो है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। हम होता है एक कमेटी बनी थी, क्योंकि ये बेसिकली सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था, तो एक पील कमीशन बनी थी, पील कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस बन के आ के सकते हैं, यही सब क्वेश्चंस बन के आए हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमको नेक्स्ट क्लास में देखना होगा, ठीक है। अब 1857 में आप चाहो तो एक मेंस का क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है, होमवर्क ये दे देता हूँ, आप लिख के चाहो तो इसको जो फैमिली ग्रुप वहाँ पे भेज देना। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों और परिणामों पर चर्चा करें, क्या इसके परिणाम रहे, ओके। ये चीज आपको बतानी है कि ब्रिटिश नीतियां, परिणाम में ये जरूर बताना कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों में कैसे परिवर्तन हुआ। जब 1858 का डिक्लेरेशन से समझाओगे तब इसमें आपको पता चलेगा कि अब ये डॉक्ट्रिनल लैप्स की पॉलिसी खत्म कर देंगे, हस्तक्षेप की नीति खत्म कर देंगे, बहुत आज़ादी देना, मतलब जो भी। अब तो आपको लिखना है आंसर, तो क्या ही समझाओ, ठीक है। फूट डालो राज करो की नीति स्टार्ट करेंगे, कैसे कुछ एग्जांपल्स देके समझाओ कि ऐसे फूट डालो की राज करो की नीति स्टार्ट होती है, ये एग्जांपल्स उसके, कर्जन का एग्जांपल दो, और भी एग्जांपल दो। परिणाम में आप जब बताओगे कि भाई राष्ट्र का असम था, अब नेशनल वर्ड आएगा, तो बताओ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। ऐसे अब चीज़ें समझाओ एक बार, ठीक है। तो कारण और परिणाम, परिणाम क्या भाई, फेल हुआ तो फेल हुआ क्यों, उसके कारण जानेंगे, और उसी कारण को बाद में खत्म करेंगे तो वो रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम आप लोग कर लो। एक आंसर आप 200 वर्ड्स में लिख के फैमिली ग्रुप में चाहो तो भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसको फैमिली ग्रुप में नहीं जाना होगा वो एक नंबर लिखा होगा पीसीएस अभ्यास का, उस पर मैसेज करके फैमिली ग्रुप का लिंक ले लो। अच्छा दूसरी बात यार, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिस्कशन भी करना है, ठीक है। प्लस यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इन दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद।